गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो बेटा सभी? बेटा किन्हीं कारणों से 2 दिन क्लासें नहीं आई हैं। अब अपने जो 2-3 क्लासें और बची हैं तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम दूसरा फॉसिल प्लांट, दूसरा जीवाश्म पादप जो है वो लेते हैं, जो होता है पुनर्निर्मित पादप। पुनर्निर्मित पादप लेपिडोडेंड्रोन। फॉसिल प्लांट जो है पुनर्निर्मित जो पादप है लेपिडोडेंड्रोन, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा आज हम। देखिए बेटा, पुनर्निर्मित पादप लेपिडोडेंड्रोन टेरिडोफाइट जो है उसमें क्या है, देखिए बेटा, पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प जो है इसे टेरिडोफाइटा का युग कहा जाता है। पैलियोजोइक महाकल्प जो है, इस महाकल्प को टेरिडोफाइटा का युग कहा जाता है। आज जो हमें कोयला प्राप्त होता है, ये कार्बोनिफेरस जो काल बताया था, कार्बोनिफेरस जो काल है उसमें जो वृक्षीय फर्ण थी उनके जीवाश्म से बना है। उनके जीवाश्म से कोयले का क्या हुआ है, निर्माण। पैलियोजोइक महाकल्प जिसे टेरिडोफाइटा का युग कहा जाता है, और इस युग का एक काल था कार्बोनिफेरस काल। इस काल में जो वृक्षीय फर्ण थी उनके पृथ्वी में दब जाने से जीवाश्म के रूप से आज हमें कोयला जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद लेपिडोडेंड्रोन जो है, लेपिडोडेंड्रोन जो पढ़ रहे हैं हम, पुनर्निर्मित पादप है। लेपिडोडेंड्रोन जो है ये उत्तरी अमेरिका में व यूरोप में, लेपिडोडेंड्रोन उत्तरी अमेरिका और यूरोप जो है उसमें कार्बोनिफेरस की जो दलदलें थी, कार्बोनिफेरस की जो दलदलें हैं उनसे प्राप्त हुआ है। लेपिडोडेंड्रोन उत्तरी अमेरिका और यूरोप की जो कार्बोनिफेरस की जो दलदलें थी वहां से ऐसा वंश प्राप्त हुआ है जिसका अध्ययन सर्वाधिक हुआ है। इसका अध्ययन जो है ये कैसा हुआ है, सर्वाधिक अध्ययन हुआ है। सबसे ज्यादा जो अध्ययन जिस जीवाश्म पादप का हुआ है वो लेपिडोडेंड्रोन का हुआ है, जो उत्तरी अमेरिका यूरोप की कार्बोनिफेरस दलदलों से ये प्राप्त हुआ है। ठीक बेटा। लेपिडोडेंड्रोन जो है इसमें इसका जो अध्ययन है, लेपिडोडेंड्रोन का जो अध्ययन किया जाता है, ये अध्ययन 4 जो कूट वंश हैं उनके अंतर्गत किया जाता है। 4 कूट वंश हैं और उन कूट वंशों से इसका अध्ययन किया जाता है। तो लेपिडोडेंड्रोन जो है इसका अध्ययन हम निम्न 4 कूट वंशों के अंतर्गत करेंगे, जिसमें अलग अलग पार्ट का अलग अलग अध्ययन किया गया है इसमें। जिसमें सबसे पहले हम रूट की बात करें हैं, तो रूट जो है इसका अध्ययन हम करेंगे स्टिग्मेरिया जो वंश है उसके अंतर्गत करेंगे। रूट का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, स्टिग्मेरिया। देखिए बेटा, रूट कैसी है, तो जो लेपिडोडेंड्रोन है वो विक्टोरिया वर्क से ऐसे टुकड़े प्राप्त किए गए थे
जिनके आधारीय भाग पर राइजोमोर्फ जुड़ा हुआ था। ये रूट जो थी, इनके ऐसे टुकड़े प्राप्त हुए थे जिनके आधारीय भाग, जो आधारीय भाग था रूट का, उस आधारीय भाग पर क्या उपस्थित थे? राइजोमोर्फ थे। राइजोमोर्फ क्या है कि राइजोमोर्फ जो है आधारीय भाग पर एक गद्दी नुमा संरचना थी, जिसके चारों ओर शाखित जड़ें पाई जाती थी। ये है राइजोमोर्फ, और इस राइजोमोर्फ के चारों ओर शाखित जड़ें पाई जाती थी, और राइजोमोर्फ एक गद्दी नुमा संरचना थी। इसका कार्य था पौधे जो है इसको मजबूती प्रदान करना, और पौधे को स्थिरता प्रदान करना। मजबूती प्रदान करने का कार्य करता था और पौधे को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता था। तो लेपिडोडेंड्रोन जो है, जिसका अध्ययन हम 4 कूट वंशों से करेंगे, जिसमें रूट का अध्ययन हम स्टिग्मेरिया से करेंगे, कि इसकी जो रूट थी उस पर राइजोमोर्फ पाए जाते थे, जो गद्दीनुमा संरचना थी जिसके चारों ओर शाखित जड़ें पाई जाती थी। और राइजोमोर्फ जो है इसका कार्य था एक तो मजबूती प्रदान करना, और दूसरा जो है ये पौधे को स्थिरता प्रदान करता था। ठीक बेटा। अब रूट जो है इसकी आंतरिक संरचना कैसी थी रूट की? तो ये आंतरिक जो संरचना है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं आंतरिक संरचना में इसकी एपिडर्मिस। रूट की जो आंतरिक संरचना है उसकी एपिडर्मिस। ठीक बेटा। एपिडर्मिस जो है ये परित्वचा बनने के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाती थी। एपिडर्मिस जो पाई जाती थी रूट की, ये एपिडर्मिस परित्वचा बनने के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाती थी। ठीक है बेटा। तो ये एपिडर्मिस होगी। दूसरा जो इसका भाग लेते हैं हम इसकी आंतरिक संरचना का, वो है कोर्टेक्स। ठीक बेटा। कोर्टेक्स जो था रूट का, वो 3 भागों में विभाजित था। एक तो आउटर कोर्टेक्स, दूसरा मिडल कोर्टेक्स, और तीसरा जो भाग था वो था इनर कोर्टेक्स। इसकी जो रूट थी वो 3 भागों, रूट जो थी उसकी एपिडर्मिस परित्वचा बनने के कारण शीघ्र नष्ट हो जाती थी। कोर्टेक्स भाग 3 भागों में बटा था, आउटर कोर्टेक्स, मिडल कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। ठीक बेटा। उसके बाद नंबर 3 पर जो बात करते हैं वो इसके स्टील की। इसका जो रंभीय तंत्र था वो कैसा था कि रूट जो है उसकी मज्जा के चारों ओर, मज्जा जो है उसके चारों ओर सहवन तंत्र पाया जाता था। मज्जा यानी पित्त यानी केंद्रीय जो भाग था उसके चारों ओर सहवन तंत्र पाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसका जो स्टील है ये स्फेनो स्टील था। स्टील का प्रकार जो आपने पढ़े थे, तो ये इसका जो सेवन तंत्र था वो कैसा था? स्फेनो स्टील प्रकार का था। वह द्विआदि दारू और कैसा था? स्फेनो स्टील प्रकार का था। और इसमें जो मज्जा किरणें थी, मज्जा किरणें जो थी ये चौड़ी थी। इसका स्टील जो था, सेवन तंत्र की बात करें तो मज्जा जो है उसके चारों ओर सेवन तंत्र पाया जाता था। स्फेनो स्टील प्रकार का सेवन तंत्र था, द्विआदि दारू था, मज्जा जो किरणें थी वो कैसी थी? चौड़ी थी। ठीक बेटा। उसके बाद अगले पॉइंट में इसमें लेते हैं पेरिडर्म।
पेरिडर्म। देखिए बेटा, पेरिडर्म में क्या है कि द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि के बाद, जब इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है तो द्वितीयक वृद्धि के बाद कुछ कोशिकाएं जो है ये विभजोतकी होकर कार्क ऐधा का निर्माण करती थी। द्वितीयक वृद्धि होने के पश्चात कुछ कोशिकाएं जो है ये विभाजित होकर किसका निर्माण करती थी? कार्क ऐधा जो है उसका निर्माण करती थी। ठीक है, कार्क ऐधा बनती थी जिससे पेरिडर्म जो है उसका निर्माण होता था। यानी इनमें पेरिडर्म पाई जाती थी कि द्वितीयक वृद्धि के बाद कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर कार्क ऐधा बनाती थी, कोर कैम्बियन बनाती थी, और इस कोर कैम्बियन से पेरिडर्म जो है उसका निर्माण होता था। तो ये पहला कूट वंश लिया है हमने, रूट। ठीक है, और रूट का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? हम स्टिग्मेरिया के अंतर्गत करेंगे। और रूट में क्या थी? एक तो राइजोमोर्फ जो है गद्दीनुमा संरचना पाई जाती थी। आंतरिक संरचना में एपिडर्मिस हमने पढ़ी, इसका कोर्टेक्स हमने पढ़ा, स्टील पढ़ा, और इसकी पेरिडर्म। ठीक बेटा, अब इसका दूसरा जो कूट वंश है वो पढ़ेंगे, और दूसरा कूट वंश में हम पढ़ेंगे इसका स्टेम। और स्टेम जो आता है ये आता है लेपिडोडेंड्रोन। लेपिडोडेंड्रोन के अंतर्गत इसका स्टेम पढ़ेंगे, इसका तना जो है। तो इसका जो तना था वो तना बेलनाकार, तना कैसा था? बेलनाकार तना था, जो अशाखित था। तना बेलनाकार है, अशाखित था, और लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता था। ठीक है, और तने के शीर्ष पर चक्रिक रूप में पर्ण लगी रहती थी, और ये पर्ण आकार में कैसी थी? छोटी थी। चक्रिक रूप में पर्ण लगी रहती थी, और ये पत्तियां जो थी, पर्ण थी, ये आकार में छोटी होती थी। और इसका जो तना था वो राइजोमोर्फ से जुड़ा रहता था। भाई, राइजोमोर्फ जो गद्दीनुमा संरचना थी उस संरचना से ये जुड़ा रहता था। और तने के शीर्ष पर कोण यानी शंकु लगे रहते थे। तने के शीर्ष पर शंकु लगे रहते थे। तना बेलनाकार था, अशाखित था, और तने पर शीर्ष का तो है वो चक्रिक रूप में पर्ण लगी रहती थी जो छोटी थी। तना राइजोमोर्फ से जुड़ा हुआ था, और तने के जो किनारे थे उन पर कोण यानी शंकु लगे रहते थे। ठीक है बेटा, उसके बाद तना जो है उसकी आंतरिक संरचना देखते हैं। आंतरिक संरचना, तने की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी थी? तने की आंतरिक संरचना में सबसे पहले लेते हैं हम एपिडर्मिस। तने की आंतरिक संरचना में एपिडर्मिस जो थी ये पर्ण आधार द्वारा ढकी रहती थी। पर्ण का जो आधारी भाग था उसके द्वारा ढकी रहती थी तने की एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, दूसरा जो भाग लेते हैं एपिडर्मिस के बाद, पहला भाग एपिडर्मिस हो गया, दूसरा भाग लेते हैं कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स जो था ये भी 3 भागों में बटा हुआ था। इसमें एक तो आउटर कोर्टेक्स, दूसरा इसमें मिडल कोर्टेक्स और तीसरा इनर कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, आउटर कोर्टेक्स, मिडल कोर्टेक्स या इनर कोर्टेक्स। ठीक है, कई किताबों में केवल 2 ही कोर्टेक्स बताए गए हैं, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। ठीक है बेटा, उसके बाद नंबर 3 पर लेते हैं इसका स्टील में क्या है कि इसका जो स्टील था वो प्रोटो स्टील था।
प्रोटोस्टील प्रकार का था, लेकिन ये स्टील जब विकसित हो जाता था तो ये विकसित होने के बाद इसमें पिथ बन जाती थी, और पिथ बन जाने के कारण ये स्फेनो स्टील में बदल जाता था। यानी पहले तो क्या था, प्रोटो स्टील था, लेकिन बाद में विकसित होने पर पिथ बन जाती थी, और पिथ बन जाने के कारण ये स्फेनो स्टील में बदल जाता था। ठीक है बेटा। और इसकी जो पिथ थी, ये पिथ मृदुतकी कोशिकाओं से बनी होती थी। पिथ मृदुतकी कोशिकाओं से बनी थी। तो एपिडर्मिस, जिस पर पर्ण आधार से ढकी रहती थी, कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। स्टील प्रारंभिक में प्रोटोस्टील होता है, लेकिन बाद में पिथ बन जाने के कारण स्फेनोस्टील में बदल जाता है, और इसकी पिथ जो है वो मृदुतकी कोशिकाओं की बनी होती थी। ठीक है बेटा। एक इसमें अलग से पॉइंट है द्वितीयक वृद्धि। देखिए बेटा, द्वितीयक वृद्धि क्या है कि द्वितीयक जाइलम जो है, इसमें ये एक पृष्ठीय संवहनएधा कैम्बियम जो है से विकसित होता था। द्वितीयक जो जाइलम था, वो द्वितीयक जाइलम किससे विकसित होता था, एक पृष्ठीय संवहनएधा जो है उससे विकसित होता था। लेकिन इसमें द्वितीयक सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता था, केवल द्वितीयक जाइलम बनता था, और द्वितीयक जाइलम जो है ये पृष्ठीय संवहनएधा से निर्मित होता था। अतः इनके किनारों पर कोशिका की पेरिड्रम का निर्माण करती थी। ठीक बेटा। तो कहने का मतलब इसमें सेकेंडरी फ्लोएम अनुपस्थित था, लेकिन सेकेंडरी जाइलम उपस्थित था, जो एक पृष्ठीय संवहनएधा से निर्मित होता था। ठीक बेटा। तो ये इसका दूसरा होगा स्टेम लेपिडोडेंड्रोन। अब इसकी लेते हैं बेटा लीफ जो है, इसका अध्ययन हम करेंगे लेपिडोफाइलम जो है उसके अंतर्गत इसकी लीफ का अध्ययन करते हैं। देखिए बेटा, लेपिडोडेंड्रोन की पत्तियों का जब अध्ययन जो है वो हम किसके अंतर्गत करेंगे, लेपिडोफाइलम के अंतर्गत किया जाता है। इस वंश की जो पत्तियां थी वो 1 सेंटीमीटर लंबी थी, 1 सेंटीमीटर लंबी थी। ठीक है। और इनका अंतिम जो सिरा था वो कैसा था, नुकीला, सुई के समान होता था, नुकीला था, सुई के समान होता था। और इसमें एक वैस्कुलर स्टैंड यानी संवहन तंत्र जो है, पूल जो था, ये पाया जाता था। और ये पर्ण जो थी, ये पर्णपाती होती थी। कैसी थी, पर्ण कैसी थी, पर्णपाती होती थी। जब ये गिरती थी तो गिरने पर तने पर एक विशेष प्रकार की संरचना जो है उसका निर्माण होता था। पर्णपाती थी, पर्ण थी, और पर्ण जब गिरती थी तो तने पर 3 प्रकार की संरचनाएं, जैसे ये 2 संरचनाएं ये, और ये एक संरचना ये बनती थी। ये वाली जो गोल बिंदु है ये वैस्कुलर स्टैंड को दर्शाएगा। ठीक है। तो पर्णपाती पर्ण होती थी जो गिरती थी, गिरने पर तने पर विशेष 3 संरचनाएं जो हैं ये निर्मित करती थी। ठीक है बेटा। उसके बाद इस पर्ण की जो कोशिकाएं हैं ये मृदुतकी जो कोशिकाएं हैं उनसे निर्मित होती थी। ठीक है। 7 स्तंभ जो है उससे आगे बढ़कर पर्ण कोशिकाएं आपस में मिल जाती थी, और इनमें वायु स्तर जो थे वो भी पाए जाते थे, जो तने तक वायु जो है वो पहुंचाने का कार्य करते थे। तो पर्ण जो थी लेपिडोडेंड्रोन की, उसका अध्ययन हम लेपिडोफाइलम के अंतर्गत करेंगे। 1 सेंटीमीटर लंबी थी, अंतिम सिरा नुकीला सुई के समान था, पर्णपाती होती थी। जब ये गिरती थी तो तने पर 3 पर्ण चिन्ह जो है वो बनते थे। उनके अंदर एक वैस्कुलर
जो स्टैंड है वो पाया जाता था, मृदुतक की कोशिकाओं से ये बनी होती थी। ठीक बेटा। उसके बाद इसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना की बात करें कि इनकी आंतरिक जो संरचना है वो कैसी होती थी। और आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम लेते हैं इसकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस 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 जो है ये एक स्तरीय होती थी। एपिडर्मिस एक स्तरीय होती थी जिस पर रंध्र पाए जाते थे। एक स्तरीय होती थी जिस पर क्या मिलते थे, रंध्र पाए जाते थे। ठीक है। दूसरा जो इसका भाग लेते हैं मीजोफिल, पर्णमध्योतक या मीजोफिल। मीजोफिल में अनियमित रूप से बिखरी हुई बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती थी। मीजोफिल जो था, मध्य भाग जो था, उसमें बिखरी, अनियमित रूप से बिखरी हुई बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती थी। और इन कोशिकाओं की जो भित्ति थी वो भित्ति पतली होती थी। ठीक है। और इन कोशिकाओं में जो ये कोशिकाएं हैं ये सहवन पूल को चारों ओर से आवृत करती थी। जो बहुकोणीय कोशिकाएं थी जिनकी कोशिका भित्ति पतली थी, जो सहवन पूल को चारों ओर से आवृत करती थी। ठीक है बेटा। और ये बहुकोणीय कोशिकाएं जो हैं ये जंजीर के समान आकृति बनाती थी और इनमें बड़े बड़े आकार के अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते थे। अंतरकोशिकीय स्थान या अवकाश जो है इसमें बड़े बड़े प्रकार के होते थे। और नंबर 3 पर जो है वो आता है इसका स्टील। देख बेटा, पत्ती जो है उसमें एक सेवन पूल पाया जाता था। एक सेवन पूल जो है ये पाया जाता है जिसके चारों ओर पूल आच्छद कोशिकाएं, सेवन पूल के चारों ओर क्या थी, पूल आच्छद कोशिकाएं जो हैं ये पाई जाती थी। ठीक है। ये बंडल आच्छद कोशिकाओं का बना होता था। भाई पूल आच्छद कह सकते हो या बंडल आच्छद कह सकते हो। तो इसका जो सेवन पूल था, पत्ती में एक ही सेवन पूल पाया जाता था जिसके चारों ओर कोशिकाएं हैं वो इसको आच्छादित करती थी। इसी कारण इसे बंडल आच्छद या पूल आच्छद कहा जाता है। ठीक होगा। तो ये तीसरा होगा इसकी लीफ, लेपिडोफाइलम के अंतर्गत। और नंबर 4 जो है वो है इसका शंकु यानी जननांग, कोण। कोण जो है इसका अध्ययन लेपिडोस्ट्रोबस और लेपिडोकार्पोन के अंतर्गत किया जाता है। लेपिडोस्ट्रोबस व लेपिडोकार्पोन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा। देखिए, जो लेपिडोडेंड्रोन पादप जो था उसकी जो शाखाएं थी, लेपिडोडेंड्रोन जो पादप है उसकी जो शाखाएं थी उनके अग्रसिरे पर, अग्रसिरे जो थे उन अग्रसिरों पर शंकु लगे रहते थे, कोण लगे रहते थे। अग्रसिरों पर शंकु या कोण जो है ये लगे रहते थे। शंकु जो है, शंकु के मध्य अक्ष पर, शंकु का जो मध्य अक्ष था उस मध्य अक्ष पर बीजाणुपर्ण लगे रहते थे। बीजाणुपर्ण मध्य अक्ष पर, जैसे ये मध्य अक्ष था इसका, इस मध्य अक्ष पर स्पोरोफिल यानी बीजाणुपर्ण लगे रहते थे। ठीक है। और ये बीजाणु जो पर्ण थे ये लिग्यूल युक्त थे। ये बीजाणु पर्ण कैसे थे, लिग्यूल। देखिए ये बेटा, ये मुख अक्ष है और इस मुख अक्ष जो है इस पर ये बीजाणु पर्ण जो है ये लगे रहते थे, स्पोरोफिल लगे रहते थे। और स्पोरोफिल जो है ये लिग्यूल युक्त थे। ठीक है।
और प्रत्येक स्पोरोफिल जो होता है उसकी पृष्ठीय सतह पर स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानी उपस्थित होती थी। प्रत्येक जो स्पोरोफिल था उसकी वेंट्रल सरफेस यानी पृष्ठीय जो सतह थी उस पर क्या उपस्थित थे? स्पोरेंजियम उपस्थित थे। तो मेगा स्पोरेंजियम भी उपस्थित थे और माइक्रोस्पोरेंजियम भी उपस्थित थे। मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बनते थे और माइक्रोस्पोरेंजियम जो थे उसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होते थे। मेगा स्पोर जो थे ये आकार में कैसे थे? बड़े, और संख्या में क्या थे? कम। जबकि माइक्रोस्पोर जो है ये आकार में कैसे थे? छोटे, और संख्या में क्या थे? अधिक थे। संख्या में अधिक और आकार में छोटे माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोर संख्या में कम और आकार में बड़े होते थे। तो ये था कौन? लेपिडोस्ट्रोबस और लेपिडोकार्पोन के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसका जो मुख्य अक्ष था उसके दोनों ओर स्पोरोफिल यानी बीजाणुपाण उपस्थित थी, जिस पर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम जो है ये विकसित होते थे, जिसमें मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनते थे, और ये स्पोरोफिल जो होती थी ये ल्यूग्यूल युक्त होती थी। ठीक बेटा, तो ये चौथा इसका कूटवंश होगा, कोण के रूप में हमने पढ़ा लेपिडोस्ट्रोबस और लेपिडोकार्पोन के रूप में। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।